नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र सैनी आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पादपों में खनिज पोषण, यानी कि जो प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन यानी कि जो मुख्य रूप से जो पोषण होता है वो हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, यानी कि जो मिनरल न्यूट्रिशन होता है, यानी कि जो मुख्य रूप से खनिज पोषण यानी कि मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की मैं बात करूं तो पादपों में खनिज पोषण किस प्रकार का होता है कि हम सभी पदार्थ हमें सभी प्रकार से प्राप्त है कि सभी जो जीव अपनी वृद्धि जीवन चक्र को चलाने के लिए कुछ न कुछ पदार्थों को बाह्य रूप से, या हम कह सकते हैं कि पदार्थों को बाहर से ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पोषण कहते हैं। देखिएगा, सभी प्रकार के जो जीव, यानी कि नॉर्मल से मैं बात करूं तो सभी प्रकार के जीव अपनी वृद्धि तथा जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए, अपनी वृद्धि तथा जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए, जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए कुछ बाह्य पदार्थों का ग्रहण करते हैं, या कुछ बाह्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम कहते हैं पोषण। अब वे बाह्य पदार्थ अगर खनिज के रूप में प्राप्त हो, किसके रूप में, खनिज के रूप में अगर हमें प्राप्त हो तो उसे हम बोलेंगे खनिज पोषण। ठीक है, अब पोषण के आधार पर हम बात करें तो सभी पादप कितने प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है। एक तो होते हैं स्वपोषी और एक होते हैं परपोषी। स्वपोषी और परपोषी। अब परपोषी और स्वपोषी में अंतर क्या है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपने कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ, कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थों के लिए, ये दोनों प्रकार के पदार्थों को बाहर से ग्रहण करते हैं, दोनों प्रकार के पदार्थों को बाहर से ग्रहण करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के लिए हमेशा बाह्य कारकों पे ऊपर निर्भर रहेंगे। कौन से, बाह्य कारकों के ऊपर निर्भर रहेंगे, ये होते हैं अपने परपोषी प्रकार के। और स्वपोषी की मैं बात करूं, थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, कोई बात नहीं। परपोषी मतलब कि कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थों को बाहर से ग्रहण करते हैं। बाहर से मतलब किस प्रकार कि आप सभी को पता है, बाह्य स्रोतों पर निर्भर करेंगे, बाहर से उन चीजों को अंतर रूप से कोई भी नहीं बनेगा। परपोषी जीव करेंगे, जैसे कि कुछ ऐसे पादप होते हैं जो अपने मिनरल्स के लिए भी बाहर से, भोजन के लिए भी बाहर से परपोषित है। दूसरे की मैं बात करूं तो वह मुख्य रूप से उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ तो उसके अंदर होते हैं, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं। नॉर्मल सी बात की जाए कि स्वपोषी की बात करेंगे तो कार्बनिक पदार्थ का निर्माण तो स्वयं करेंगे, लेकिन केवल अकार्बनिक पदार्थों के लिए बाह्य कारकों पर निर्भर करेंगे, बाह्य कारकों पर निर्भर करते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम कहते हैं
स्वपोषी प्रकार के पादप। ठीक है, तो मुख्य रूप से इन दो चीजों के बाद में अब पादपों के अंदर खनिज पोषण होता है, किस प्रकार होता है इसको बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो खनिज पोषण की बात की जाए तो 1804 के अंदर डी सॉन्सर तथा वॉन सक्स ने बताया था। किसने? डी सॉन्सर एंड वॉन सक्स ने, इन दोनों ने बताया कि पादपों के अंदर खनिज पोषण हेतु पाया जाता है। अब अपना जो अगला टॉपिक होता है वो होता है कि पौधों में खनिज पोषकों की आवश्यकताओं के अध्ययन की विधियां। अब खनिज पोषक के आवश्यकताओं के अध्ययन की मैं विधियों की बात करूं तो विधियां कौन कौन सी रहेगी, तो उसके अंदर सबसे पहली विधि की बात करेंगे। सबसे पहली विधि कौन सी है कि पादप भस्म विश्लेषण। क्या है? पादप भस्म विश्लेषण। पादप भस्म विश्लेषण का मतलब क्या है कि एक इस विधि के अंदर किसी भी ताजे पौधे को ओवन के अंदर रखते हैं, उसको ओवन के अंदर रखते हैं मतलब कि 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर उपस्थित सभी प्रकार के जो तत्व होते हैं वो वाष्पीकृत होकर क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। अब जो बचा हुआ वो भाग होता है उसको हम तोलते हैं, तो उसका शुष्क भार ज्ञात करते हैं। उस तोले हुए भाग में शुष्क भार में अपने को मुख्य कोशिका भित्ति, बहुसैकराइड्स, जीवद्रव्य घटक, कार्बनिक अम्ल वगैरह मिलते हैं। वो सभी क्या होता है कि पौधे के शुष्क पदार्थों में अकार्बनिक पदार्थों को ज्ञात करने के लिए तो नमूनों को एक भट्टी के अंदर 6000 डिग्री तापमान पर जला जाता है, जिससे इसके अंदर वाष्पशील जो भी कार्बनिक पदार्थ विच्छेदित होकर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, अमोनिया के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, इन गैसों के रूप में निकल जाता है। इस प्रक्रिया को हम पादप भस्म कहते हैं। इसके विश्लेषण से पौधे में तत्वों की केवल उपस्थिति देखी जा सकती है। ये विधि तत्वों की उपयोगिता और अनिवार्यता का निर्धारण नहीं करती है। तो पहली थी पादप भस्म विश्लेषण, ये हमने बात कर ली। दूसरी है बालू संवर्धन प्रयोग। क्या होती है दूसरी? बालू संवर्धन प्रयोग। नाम से पता चलता है कि एक मुख्य प्रकार के जो पादप होगा उस पादप को, मुख्य प्रकार के उस पादप को किसके अंदर, इस विधि के अंदर उस पादप को बालू रेत के अंदर उगाया जाएगा, लेकिन वो जो रेत रहेगी वो पहले ही क्या कर ली जाएगी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा उस रेत को मुख्य रूप से निर्जीवित कर दिया जाएगा। निर्जीवित मतलब कि उसको स्टेराइन कर दिया जाएगा, बिल्कुल ही निर्जीवित कर दिया जाएगा। उसके अंदर कोई भी मुख्य प्रकार के जो आवश्यक तत्व नहीं रहेंगे। और उसके बाद प्रयोग कई प्रकार के पौधे उगाते हैं और उन पौधों को, पोषक तत्वों को पानी में मुख्य रूप से घोलकर दिए जाते हैं और बचे हुए पौधों को एकत्र करके उसके अपूर्ण पौधे जो प्राप्त हो गए उसकी नई पीढ़ियां बनेगी, वो अस्वस्थ रहेगी, अपूर्ण रहेगी। ये बालू संवर्धन प्रयोग होता है। इसका तत्वों की उपयोगिता का अध्ययन करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक चिप्स है, वर्मिकुलेट्स है, ये सभी चीजें इसका अध्ययन मुख्य रूप से किया जाता है। आगे की मैं बात करूं कि अगली जो तीसरी विधि है वो है जल संवर्धन। कौन सी है? जल संवर्धन प्रयोग। तीसरी है अपनी जल संवर्धन प्रयोग। जल संवर्धन प्रयोग में आप सभी को पता है कि मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, बालू मिट्टी का इसके अंदर। और मुख्य रूप से इस प्रकार की विधि के अंदर क्या किया जाता है कि जल के अंदर पोषक तत्वों को घोल में रखा जाता है, पौधे को जल के अंदर पोषक तत्वों का। लेकिन ये जो इसमें वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है वो दूसरे पाइप या निपल के थ्रू उसके अंदर घोल के पास नली लगाकर ऑक्सीजन दी जाती है। इस विधि को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ये विधि सक्स और वॉन नॉप ने दी थी और ये पोषण में प्रयोग में घोल प्रकार जो जार वगैरह में पौधे लगाए हैं उसमें जल संवर्धन प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल सी चीज है। अपना जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो मुख्य रूप से चैप्टर वहां से होता है कि अनेक प्रकार के जो क्या पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के जो मुख्य रूप से पोषक तत्व पादपों में किस प्रकार होते हैं उनके बारे में अपने को जानना है। तो देखते हैं कि किस प्रकार से पोषक पदार्थ होता है। देखिए हमने बात की पादपों में खनिज की, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। सभी प्रकार के जो जीव होते हैं वो अपने वृद्धि जीवन चक्र के लिए विभिन्न प्रकार के बाह्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, उन्हें पोषण कहते हैं। ठीक है। अब खनिज पोषण मतलब कि खनिजों से खनिज के रूप में, खनिजों से मिनरल्स आयंस के रूप में ग्रहण किए जाएंगे। परपोषी और स्वपोषी के बारे में बात की। पर मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थों को बाहर से ग्रहण करते हैं। स्वपोषी मतलब कार्बनिक पदार्थ को स्वयं के अंदर बनाते हैं, लेकिन अकार्बनिक पदार्थ बाहर से दिए जाते हैं। ठीक है। इनको डी सॉन्सर और वॉन सक्स ने इसके बारे में बताया था मुख्य रूप से पादप भस्म विश्लेषण, बालू संवर्धन प्रयोग, जल संवर्धन, ये सब तीनों विधियां ही पौधे के अंदर न्यूट्रिशन को ज्ञात करने या समझने के बारे में। इसके आगे हम देखते हैं मुख्य रूप से पोषक तत्व क्या क्या होता है, किन प्रकार की चीजें उसके अंदर पाई जाती है। अगला जो अपना टॉपिक है वो पौधों में अनिवार्य खनिज तत्व, यानी कि पौधे के अंदर पौधे के अनिवार्य पोषक तत्व, अनिवार्य
खनिज या अनिवार्य पोषक तत्वों की बात करते हैं। अब पादप के अंदर किस प्रकार से कुछ ऐसे अनिवार्य पोषक तत्व होंगे जिनकी आवश्यकता रहती है, तो इसमें देखते हैं कि पौधों में कई प्रकार के खनिज पोषक तत्व पाए जाते हैं जिन्हें हम खनिज पोषक कहते हैं। यानी कि पौधों में कई प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें खनिज पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज पोषक कहते हैं। पौधों में कई प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, उन्हें हम खनिज पोषक कहते हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि संपूर्ण प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले 105 तत्वों में से 60 तत्वों की पादपों के अंतर्गत उपस्थिति दर्ज की गई थी। इन 60 में से 17 तत्व ही ऐसे होते हैं, इन 60 में से 17 तत्व ही ऐसे होते हैं जो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें आवश्यक तत्व कहते हैं। यानी कि पौधों के लिए आवश्यक प्रकार के तत्व होते हैं, उन्हें आवश्यक तत्व कहते हैं। बाकी जो भी पीछे बचे हैं वो सारे क्या हैं? बाकी जो भी अनावश्यक तत्व है, बाकी जो भी पीछे बचेंगे वो अनावश्यक तत्व। तो अपने को क्या पढ़ना है कि अपने को ये 17 तत्व हैं जो पौधों के लिए आवश्यक तत्व के रूप में पाया जाता है, इन्हें अनिवार्य तत्व भी कहते हैं। इनका नाम है अनिवार्य तत्व। अनिवार्य तत्व इनके बारे में बात है। पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि जो अनिवार्य आवश्यक तत्व होते हैं ये क्यों, इनकी जो उपस्थिति क्यों जरूरी है, कि इनके अंदर क्या तथ्य है, इनके अंदर से क्या गुण पाए जाते हैं। तो अपने को पता होना चाहिए कि अनिवार्य तत्वों के लिए ये सामान्य वृद्धि और जनन के लिए उपयोगी होते हैं। यह जनन, सामान्य वृद्धि, इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं ये। और आप सभी को पता है पादप का जीवन चक्र भी पूर्ण इसी की वजह से होता है। जीवन चक्र पूर्ण करवाते हैं ये पादपों का। दूसरे की मैं बात करूं और इसका इंपॉर्टेंस क्या गुण है कि इसके द्वारा उसी तत्वों का उपयोग किया जाता है जो इसके लिए आवश्यक हो। पादप बाकी दूसरे कोई चीजों का उपयोग करते नहीं है और ना ही उसको होने देते हैं। ये उपापचयी क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, उपापचयी क्रिया में, उपापचयी क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और पादपों पे आधारी अनिवार्यता बनाए रखते हैं। विशिष्ट तत्वों की कमी से विशिष्ट प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, उन रोगों को रोकते हैं। तो इस प्रकार मुख्य रूप से क्या होता है, ये सभी प्रकार के तत्व होते हैं, काम होता है। अब इन तत्वों को हम मुख्य रूप से वृहत और सूक्ष्म पोषक तत्व दो कैटेगरीज के अंतर्गत बांटते हैं। किस कैटेगरीज में? दो मुख्य रूप से कैटेगरीज के अंतर्गत इसको बांटते हैं। देखिए इसको बांटते हैं, जो भी अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं उन अनिवार्य पोषक तत्वों को हम दो कैटेगरीज के अंतर्गत बांटते हैं। अब वो ऐसी कौन सी दो कैटेगरीज है, उन दो कैटेगरीज के बारे में, तो उन दो कैटेगरीज का नाम है वृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहत पोषक तत्व और दूसरी होती है सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। अब वृहत मतलब कि ये गुरु या प्रधान पोषक तत्व होंगे, वे तत्व जो पौधे में 1 ग्राम भार से भी ज्यादा, 1 ग्राम से लेकर 10 मिलीग्राम प्रति ग्राम में भी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यानी कि 1 ग्राम शुष्क भार के अंदर 1 से 10 मिलीग्राम हो, ठीक है, 1 से 10 मिलीग्राम हो 1 ग्राम शुष्क भार में, उसे बोलते हैं वृहत या प्रधान पोषक तत्व। ठीक है, बात समझ आ रही? इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या पाए जाएंगे कि 1 से 10 मिलीग्राम के रूप में पाए जाएंगे और 1 से 10 मिलीग्राम के रूप में 1 ग्राम शुष्क भार के रूप में ये पाए जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल आपको पता है क्या? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है। 2-3 एग्जाम्पल लिखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, इस प्रकार की जो एग्जाम्पल है एटसेट्रा। आगे और भी चीजें इसके बारे में देखेंगे। अब सूक्ष्म मतलब क्या होता है? गौण या प्रधान है, तो ये क्या रहेंगे? ये गौण रहेंगे, गौण प्रकार के। अब ये गौण रहते हैं तो गौण का मतलब क्या होता है? इसकी मात्रा केवल 1 शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से भी कम हो।
एक शुष्क भार में इसकी मात्रा 1 मिलीग्राम से भी कम हो, 1 मिलीग्राम से भी कम हो, उसे बोलेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व। अब सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से संख्या में 8 है। एक है अपने बोरॉन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोराइड और निकल। बोरॉन, निकल, मोलिब्डेनम, क्लोराइड, कॉपर, जिंक और मुख्य रूप से हम बात करेंगे तो फेरस और मैग्नीशियम, मैग्नीज। ये मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं, वो सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं और बृहद पोषक तत्व बहुत प्रकार के होते हैं। अब सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस को प्राथमिक बृहद पोषक तत्व कहा जाता है, ये बहुत जरूरी है। सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस को प्राथमिक पोषक तत्व कहा जाता है। प्राथमिक पोषक तत्व ये बहुत ही नेसेसरी होते हैं, इसलिए ठीक है, प्राथमिक पोषक तत्व कहा जाता है। और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को द्वितीय बृहद मात्रक पोषक तत्व कहा जाता है। ये नॉर्मल सी चीजें हम देख लेंगे। अब देखो पादप के जो 2 प्रकार के 17 अनिवार्य तत्व होते हैं, 17 अनिवार्य तत्व होते हैं, उनको हम आगे 2 कैटेगरीज के अंदर और बांटते हैं। मुख्य रूप से 4 कैटेगरीज होती है। एक होती है संरचनात्मक तत्व। संरचनात्मक मतलब कि पादपों में विभिन्न जैव रसायन जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है और आयरन है आदि की रचनात्मक के रूप में, रचना निर्माण के रूप में काम आते हैं। एग्जाम्पल है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो ये क्या कहलाता है? संरचनात्मक तत्व कहलाते हैं। दूसरा है ऊर्जा संबंधित तत्व। ऊर्जा संबंधित तत्व मतलब वे तत्व जो पौधे की ऊर्जा के संबंधित यौगिकों यानी कि एटीपी निर्माण के रूप में उपयोग में ले जाते हैं, जैसे फास्फोरिक है, क्लोरोफोलिन है, मैग्नीशियम, ये सारे जो मुख्य रूप से ऊर्जा संबंधित तत्वों के अंतर्गत आते हैं। और मैं बात करूं तीसरा होते हैं, वो होते हैं एंजाइम सक्रियक। एंजाइम सक्रियक तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जो विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के सक्रिय तथा निरोधक के रूप में उपयोगी होते हैं, उन्हें बोलते हैं एंजाइम सक्रिय। विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के सक्रिय और निरोधक के रूप में कैसे? आप सभी पता है एंजाइम के रिएक्शन करवाना, एंजाइम को हटाना, रिएक्शन को कम करता, दर की गति को ज्यादा और कम करना। एग्जाम्पल इसके पता है मैग्नीज है, जिंक है, मैग्नीशियम है, मोलिब्डेनम है, ये सारे क्या है? ये एंजाइम सक्रिय होते हैं। और चौथे वे तत्व जो पादपों के अंदर कोशिकाओं के परासरणी दाबों का संतुलन करता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है परासरण दाब में क्लोराइड आयन या पोटेशियम आयन है। तो ये मुख्य प्रकार के हम इनको बांटते हैं। अब कुछ होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को अखनिज तत्व बोलते हैं कि ये वातावरण के अंदर क्या है, ऑलरेडी वातावरण में गुलित मात्रा में पाए जाते हैं, इनको डायरेक्ट हवा के माध्यम से पादप ले सकता है। तो कुछ वैज्ञानिक इसको अखनिज मानते हैं, लेकिन नाइट्रोजन तो फिर भी खनिज से मात्रा प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही अखनिज रूप में मानते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसके बाद अपना जो टॉपिक रहेगा, मेन टॉपिक रहेगा पादप पोषण में वृहद तथा सूक्ष्म पोषकों की भूमिका। उसके अंदर सभी प्रकार के जो 17 प्रकार के या अलग अलग प्रकार के जो पोषक थे उनके बारे में, हर एक के बारे में हम बात करेंगे। पादप पोषण तथा वृहद सूक्ष्म पोषकों की भूमिका, यानी कि पादप पोषण के अंतर्गत, यानी कि पादपों में पोषण से रिलेटेड किन प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात कीजिएगा आप पादप पोषण के अंतर्गत पाए जाने वाले, तो हम बात करते हैं, हेडिंग लगाते हैं पादप पोषण में वृहद तथा सूक्ष्म। पादप पोषण में वृहद तथा सूक्ष्म, पादप पोषण में वृहद तथा सूक्ष्म पोषकों की भूमिका। सूक्ष्म पोषकों की भूमिका, क्या भूमिका रहती है? वृहद तथा सूक्ष्म पोषकों की भूमिका। अब आप सभी को पता है कि मुख्य रूप से जो पादपों के अंदर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के रूप में पाए जाते हैं, तो पहले लेते हैं तीनों के। तीनों कौन से? अखनिज वाले, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीनों के बारे में देखते हैं। अब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुख्य रूप से क्या होते हैं? ये खनिज के अंतर्गत तो नहीं आता क्योंकि वातावरण से लिए जा सकते हैं, लेकिन ये अनिवार्य होने की वजह से इनको अनिवार्य तत्वों के साथ हम पढ़ते हैं। पौधों में आप सभी को पता है कार्बन की प्राप्ति CO2 के रूप में होती है और ऑक्सीजन की प्राप्ति O2 के रूप में श्वसन की क्रिया के रूप में होती है, और हाइड्रोजन को जो जल से प्राप्त हो जाता है। तो नॉर्मल सी ये CO2 से मिल जाता है, ये जल से मिल जाता है, ये तो ऑक्सीजन के रूप में श्वसन क्रिया में मिल जाता है। और ये तीनों को अखनिज तो नहीं मानते, मतलब खनिज तो नहीं मानते, इनको अखनिज पोषक तत्व कहा जाता है। अखनिज पोषक तत्व कहा जाता है, नॉर्मल सा है।
ठीक है, इनको अखनिज पोषक तत्व कहते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है, दूसरा, अब देखो 3 यहाँ हो गए, 1 2 3, तो इसके बाद में क्या हो गए, 1 2 और 3 पोषक तत्व हो गए। चौथा कौन सा होगा, चौथा अपना होगा नाइट्रोजन। क्या होगा, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट भी है, किस प्रकार इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता है कि पौधे में इस तत्व की सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। एक तो सर्वाधिक मात्रा में ये होगा, सर्वाधिक आवश्यक होगा, मतलब कि इसकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है पौधे में। अब ये काम ये प्राप्त कैसे होगा, ये मृदा से अधिकतर नाइट्रेट या नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में मिट्टी से प्राप्त होता है। किससे, मृदा से। नाइट्रेट या नाइट्रेट मिट्टी से प्राप्त होता है और ये वर्धनशील विभजोतक ऊतकों के रूप में पाया जाता है, यानी कि जो वर्धनशील विभजोतक ऊतक होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। अब अगर ये नहीं हो, नाइट्रोजन नहीं हो, तो न्यूनता के लक्षण की मैं बात करूं कि इनकी वजह से क्या क्या पौधों के अंदर हो सकता है। तो पौधों के अंदर एक रोग हो जाता है, हरिमाहीनता। कौन सा, हरिमाहीनता रोग हो जाता है। पौधों के अंदर हरिमाहीनता रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि उसमें पर्णहरित बिल्कुल भी नष्ट हो जाता है, जिससे पुरानी पत्तियों की जगह पत्तियां हो जाती है, पीली पड़ जाती है। ठीक है, और फिर ये मुख्य रूप से कलिकाओं की प्रसूति को बढ़ाता है और अनेक प्रकार काम की बात करें तो पादप की वृद्धि में भी मदद करता है। इस प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा हम लेंगे फास्फोरस। कौन सा, फास्फोरस। अब फास्फोरस की बात करें तो आप सभी को पता है कि मुख्य घटक का स्रोत फास्फोरस का भी मृदा ही रहता है, लेकिन फास्फोरस की आवश्यकता होती है कि यह घुलनशील अकार्बनिक फास्फोरस होता है, फास्फेट आयन के रूप में प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो फास्फोरस होता है वो घुलनशील अकार्बनिक फास्फेट आयन के रूप में, अकार्बनिक फास्फेट आयन के रूप में पौधे इनको प्राप्त करते हैं। मुख्य रूप से बात करें तो ये पौधों में कार्बनिक यौगिकों के रूप में भी पाया जाता है और अनेक प्रकार के जो संरचनात्मक कार्य होते हैं, लेकिन ये 0.2 से 0.8% तक इसकी क्या होती है, शुष्क भार होता है पौधे के अंदर। ये फास्फोरस फास्फोलिपिड के रूप में, न्यूक्लिक अम्लों के रूप में, NADPH2 इसके रूप में प्राप्त होता है। लक्षण क्या है कि ये पौधे को बौना रख देता है, इसकी वजह से पौधा क्या रहता है, बौना रह जाता है। पत्तियों फलों में उत्कृष्ट क्षेत्र बन जाते हैं, पत्तियां विकृत हो जाती है इसकी कमी से, कैम्बियम की सक्रियता भी कम हो जाती है। तो मुख्य रूप से ये फास्फोरस के 5 हमने अभी पढ़े हैं, और भी आगे वाले तत्वों के बारे में देखते हैं। अगला लेते हैं हम 6 नंबर कैल्शियम आयन। कौन सा, कैल्शियम आयन। कैल्शियम पादपों के अंदर क्या होता है, मुख्य रूप से कैल्शियम के रूप में प्राप्त होता है और ये अनेक प्रकार के आयनों के रूप में प्रभावित करता है। कार्बोहाइड्रेट अमीनो अम्लों के परिवहन में विशेष प्रकार की भूमिका भी वो निभाता है। अब इसका है कि इसकी न्यूनता के लक्षण क्या है कि ये इसकी वजह से कोशिका भित्ति का, यानी कि सेल वॉल की लचीलापन का, सेल वॉल का लचीलापन समाप्त हो जाता है। सेल वॉल का लचीलापन समाप्त हो जाता है। अब इसकी वजह से सेल वॉल का लचीलापन समाप्त हो जाएगा तो कोशिका जो विवर्तन वो प्रभावित हो जाएगा, मुख्य रूप से हमें पता है। और दूसरे की बात की जाए तो पत्तियों का आकार विकृत हो जाता है, यानी कि पत्तियों का क्या होगा, आकार भी विकृत हो जाएगा, आकार विकृत हो जाता है। पत्तियों का आकार भी क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है, ह्रास हो जाता है। पत्तियों में हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है, हरिमाहीनता। ठीक है, अगला लेते हैं 7वां, अपना है पोटेशियम। 7वां कौन सा है, पोटेशियम। अब पोटेशियम को आप सभी को पता है कि पोटेशियम आयन विलयशील विनिमय तत्वों के रूप में पादपों के अंतर्गत पाया जाता है। अब इसका अवशोषण प्राय अधिक मात्रा में किया जाता है, क्योंकि इसकी कमी से क्या होता है, पोटेशियम कोशिका द्रव्य का एक मुख्य घटक भी है, याद रखना। पोटेशियम की कोशिका के मूल शीर्ष है, शीर्ष प्रो है, उनके अंतर्गत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जो युवा पत्तियां होती है उनसे पोटेशियम से निर्माण होती है, लेकिन याद रखना पोटेशियम की न्यूनता की वजह से क्या होता है कि पत्तियां कुरबरित रह जाती है। क्या होती है, पत्तियां कुरबरित रह जाती है, हरिमाहीनता भी हो जाती है, मुख्य रूप से वृद्धि रुक जाती है, पादपों के अंदर वृद्धि भी क्या होती है, रुक जाती है। और अनेक प्रकार के कार्य, जैसे कि मान लो कि पौधे के अंदर प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाती है, पौधे के अंदर प्रतिरोधी क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, प्रतिरोधी क्षमता भी कम हो जाती है।
अगला लेते हैं अपन मुख्य रूप से 8 नंबर मैग्नीशियम। आप सभी को पता है मैग्नीशियम पादपों के अंदर क्या पाया जाता है कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल युक्त एक प्रमुख घटक होता है। याद रखना मैग्नीशियम पत्तियों के अंदर हरिमाहीनता को प्रभावित करता है सबसे ज्यादा मात्रा में, और ये तेल निर्माण में भी उपयोगी होता है, और ये डीएनए आरएनए के विश्लेषण में भी मुख्य रूप से कार्य करता है। अब इसकी कमी से पौधों के अंदर अंतराशीर्षीय हरिमाहीनता पाई जाती है, और ये लाल पीले नारंगी धब्बे दिखाई देते हैं पत्तियों में। इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से अगर ये नहीं हो तो, और मुख्य रूप से ये पादपों के अंदर क्या होता है कि हरित लवण से रिलेटेड कार्य करता है। 9 नंबर है अपना गंधक या सल्फर। गंधक या सल्फर 9 नंबर क्या है, गंधक या सल्फर। अब ये गंधक या सल्फर में गंधक मृदा का के सल्फेट के रूप में पाया जाता है, मृदा में सल्फेट के रूप में पाया जाता है। मुख्य रूप से आप सभी को पता है कि इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड के आयंस पाए जाते हैं, जो सल्फर के मुख्य स्रोत होते हैं मृदा के अंदर, और जो ब्रेसिकेसी कुल के जो मुख्य रूप से पादप है उनमें सल्फर युक्त वाष्पशील पदार्थ होने के कारण क्या हो जाता है कि वो अनेक प्रकार की गंध निकालते हैं, गंध उत्पन्न होती है। मृदा में सल्फेट की अधिकता से उत्पन्न वाले जैसे मटर वगैरह के जो पादप होते हैं उनमें जीवाणु ग्रंथियां भी विकसित हो जाती है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो अम्लों का संश्लेषण में भी गंधक बहुत ही सहायक होता है। अब लक्षण क्या है कि ये भी पौधों में हरिमाहीनता को उत्पन्न तो करता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है कि पौधों में सल्फर युक्त अमीनो अम्लों की कमी हो जाती है। अगर इसकी कमी हो जाए और ये मोटी विकसित उत्तक जैसे स्क्लेरोकाइमा उत्तक है या जाइलम कोलेनकाइमा, उसकी मात्रा में वृद्धि भी करता है, पादप इसकी वजह से बौने भी रह जाते हैं। और अपना 10 नंबर है, 10 नंबर है आयरन। क्या है, मुख्य रूप से आयरन। 10 नंबर कौन सा है, आयरन। आयरन की अगर मैं बात करूं मुख्य रूप से, तो आयरन क्या रहेगा कि आयरन यानी कि लोह युक्त तत्व, तो पौधे द्वारा अवशोषित किए हुए फेरस के आयन, परंतु उपापचय क्रियाओं के अंदर ये फेरस आयन मुख्य रूप से फेरस 2-2 के रूप में क्रियाशील रहते हैं। आयरन मुख्यतः कोशिका विभाजन है, श्वसन में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के विभिन्न चरणों अपनी भूमिका निभाता है। इसके तत्वों का संचरण नहीं होता। पौधे में एफपी स्थायी प्रोटीन यानी कि फाइकोफेरेटिन के केंद्र क्रोमेटिन जालक के रूप में पाया जाता है। इसके लक्षण है कि तत्वों में तरुण पर्णों में व्यापक हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में अनियमित हो जाते हैं, और अनेक प्रकार की कोशिकाओं की विभाजन क्रिया रुक जाती है और पौधों की वृद्धि भी मंद हो जाती है। तो आज मुख्य प्रकार की हमने बात की है कि ज्यादातर फोकस हुआ था हरिमाहीनता पे, मुख्य रूप से पौधे की वृद्धि पे, पोषण पे, पत्ती विन्यास, पर्णहरित पर, और धब्बों पर। इन सभी के रूप में ये जो मुख्य रूप से आज हमने 10 प्रकार के जो पोषक तत्व पढ़े हैं उनमें ज्यादातर हमने को यही रोग देखने को मिला है। सभी इंपॉर्टेंट प्रकार के पोषक तत्वों को हम कंप्लीट कर रहे हैं। इस पार्ट के अंदर 10 प्रकार के पोषक तत्वों को देखा है। आगे वाले आने वाले पार्ट के अंदर भी इसके आगे के पोषक तत्वों को कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को उसी में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।